હેલો એવરીવન, હું મેહુલ સરાફ સૌનું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલ ધ બ્રાઇટર્સમાં. તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ડિપ્લોમા સેમેસ્ટર 1 ને 2ની અંદર જે સબ્જેક્ટ આવે છે ફિઝિક્સ, એના ચેપ્ટર નંબર 2નો અભ્યાસ કરીશું. પહેલું ચેપ્ટર આપણે જોઈ લીધું છે, એની અંદરથી 13 માર્કનું પૂછાય છે. ચેપ્ટર નંબર 2 જે છે આપણું, એનું વેટેજ બી 13 માર્કનું છે. એના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન કયા કયા છે, આપણે કયા તૈયાર કરવાના છે, બધી વસ્તુ અહીંયા સમજાવી લઈશ. તો વિડીયો લાસ્ટ સુધી દેખજો જરા. પહેલો ક્વેશ્ચન છે કુલમનો નિયમ છે, ઇંગ્લિશમાં એને કુલમ્સ લો કહેવાય છે. તો જે લોકો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં છે એ લોકો બી અહીંયા દેખજો, હું થોડું થોડું તમને હિન્દીમાં બી સમજાવીશ. જે લોકો ગુજરાતીમાં છે એ લોકોને તો ખબર પડશે જ, હું એ રીતે અહીંયા વિડીયો બનાવીશ. તો આપણે કુલમનો નિયમ સમજવાનો છે. હવે કુલમનો નિયમ સમજાવતા પહેલાં એક વસ્તુની વાત કરી લઈએ કે જેવી રીતે આપણી પૃથ્વી છે જેને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે, તો ગુરુત્वाकर्षण बल जो नियम है, ओके, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है वैसे ही कूलम का लॉ है. आप सब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जिनका मास कंसिडर किया जाता है. समझाओ आपको, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है दो मास के बीच लगता है, यानी कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट के जिनका मास हो, जैसे कि हम है और पृथ्वी है, तो हम दोनों के मास के बीच में जो लगता है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी तरह से कूलम का जो लॉ है, वो कूलम का जो लॉ है वो दो चार्जेस के बीच, यानी कि ગુજરાતીમાં કહું બે ચાર્જ એટલે કે બે વિદ્યુત ભાર વચ્ચે લાગે છે. ठीक है, तो ये जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच, यानी कि Q1 और Q2 के बीच लगता है, तो ये जो फोर्स रहता है वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. ठीक है, दो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और मान लो कि ऐसे दो चार्ज दिए गए हो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें r दिया गया हो, स्मॉल r, और ये हमारे चार्ज हो गए Q1 और Q2. तो ये जो डिस्टेंस है r, उनका स्क्वायर निकाले, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है. ठीक है, 1/r². तो इन दोनों को मिला ले अगर, तो ऐसे लिखा जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r². तो यही जो है वो कूलम का लॉ है. ठीक है, कूलम का लॉ ऐसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द लाइन बिटवीन टू. ठीक है, गुजरातीમાં પણ કહી દઉં કે બે વિદ્યુત ભાર વડે અથવા બે વિદ્યુત ભાર વડે વચ્ચે લાગતું બળ તે બંને વિદ્યુત ભારના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર, અને એ જે બળ હોય છે તે એ લાઈન પર જ લાગે છે. આ વાત હતી. ओके, चलो अब क्या करें, ये प्रोपोर्शनल अगर हम निकाल दें तो ये कांस्टेंट आता है K, तो इस तरह से लिखा जाएगा K1 Q2 अपॉन r². ठीक है, Q1 जो है हमारा चार्ज है, Q2 भी हमारा चार्ज है, और ये है डिस्टेंस. तो चार्ज हम कूलम में लेते हैं और डिस्टेंस हमारा रहता है मीटर में. ठीक है, ये फोर्स हो गया न्यूटन में, और ये जो K है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है हमारी 9 × 10⁹. अब उसका यूनिट क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पर ये मीटर में है लेकिन मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये मीटर स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाए और ये दोनों कूलम को नीचे ले जाए, तो इसका जो ऐसा यूनिट रहता है वो रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. तो यही सब हमें लिखना है. ठीक है, ગુજરાતીમાં કહી દો એકવાર કે અહીંયા આપણે જે K હોય છે એની વેલ્યુ ફિક્સ છે 9×10⁹, પણ એનો એકમ બી આપણે લખવાનો હોય. તો બળનો એકમ ન્યૂટન થઈ ગયો, અંતર જે છે એ મીટરમાં થઈ ગયું, અને બંને ચાર્જ છે કુલમમાં થઈ ગયા. તો આ મીટર સ્ક્વેરને આપણે ઉપર લઈ ગયા અને કુલમ સ્ક્વેરને નીચે લઈ આવ્યા, તો Kનો યુનિટ થઈ ગયો, એટલે કે Kનો ऐसा एकम થઈ ગયો न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. तो यही था हमारा पहला क्वेश्चन. कूलम का लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क में पूछा जाता है, तो ये तैयार करना है. चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखानी लाक्षणिकताओं गुजरातीમાં. 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये 8 मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखी है क्योंकि मैं इस तरह से याद रखता हूँ, तो आप भी इस तरह से याद रखने की कोशिश करना. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा है प्लस टू माइनस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है वो आपको समझा दूँ कि जैसे आपने पहले पढ़ा हो, तो हम पहले मैग्नेटिक यानी कि चुंबक का अभ्यास कर चुके हैं. ठीक है,
ગુજરાતીમાં બી કહી દઉં તો આપણે ચુંબક વિશે શીખી ગયા છે. ચुंबकમાં एक एन અને एक एस બે साइड आवे. एक एक्सपेरिमेंट पहले आता था कि अगर हम ये जो मैग्नेट है उसे एक वाइट पेपर पे डाल दें और उसके आजू बाजू हम सॉफ्ट आयन के यानी कि लोखंड के छोटे छोटे टुकड़े बिछा दे, उसके बाद उसको ऐसे टैप करते जाए तो वहां पे एक इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन हो जाता था. ठीक है, ये फिगर देख के अगर आपको याद आता हो तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट पहले हुआ करता था. ठीक है, तो ये जो रहती है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है. तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे मैग्नेट की जगह पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज लगा दें तो उसके आसपास भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाती है. ठीक है, तो वो फील्ड लाइन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है. तो 8 पॉइंट है, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो में सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है तो ये सभी आपको तैयार करने हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है प्लस टू माइनस ऐसा लिखा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज टावर्ड्स फ्रॉम प्लस टू माइनस चार्ज. ठीक है, ગુજરાતીમાં કહી દઉં તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની ક્ષેત્ર રેખાઓ હંમેશા પ્લસ થી ચાલુ થાય એટલે કે ધન થી ચાલુ થઈને ઋણ તરફ જાય છે. ओके चलो, दूसरे पॉइंट में मैंने सिर्फ टेंजेंट लिखा है. टेंजेंट का मतलब क्या है वो समझा दूं. जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा एक सर्कल हो और ये जो पॉइंट है उसे टच करके ऐसी लाइन निकले, सिर्फ वो पॉइंट को टच करके एक लाइन निकले तो उसे टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है, हम ગુજરાતીમાં એને સ્પર્શક કહેવાય છે. તો એક બિંદુએ ખાલી ટચ કરીને એક લાઈન નીકળતી હોય એને स्पर्शक કહેવામાં આવે છે. हाँ, तो पॉइंट क्या है हमारा, तो मैंने सिर्फ टेंजेंट लिखा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें वो फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिलती है. ગુજરાતીમાં કહી દઉં કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાના કોઈ પણ બિંદુ આગળ આપણે સ્પર્શક દોરીએ તો એ સ્પર્શક એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની દિશા દર્શાવશે. બરાબર, डायरेक्शन એટલે કે દિશા બતાવશે. ओके चलो, तीसरा पॉइंट है हमारा नेवर क्रॉस. तो दो फील्ड लाइन यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी हालत में एक दूसरे को काटती नहीं है. बराबर, ગુજરાતીમાં એવું કહી દો બે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કોઈ દિવસ એકબીજાને છેદે નહીં. કેમ નહીં છેદે લખવાનું જરૂરી નથી, પણ એવું અંદર બુકમાં આપેલું પણ તમે નહીં લખો તો ચાલશે. ओके चलो, फोर्थ पॉइंट है हमारा डिस्टेंस और इंटेंसिटी ऐसा लिखा है मैंने. समझाओ, मान लो कि दो पॉइंट है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताता है. ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है. ગુજરાતીમાં કહી દઉં કે બે ક્ષેત્ર રેખાઓ વચ્ચેનું અંતર તે બંને વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની તીવ્રતા દર્શાવે છે. इंग्लिशમાં इंटेंसिटी, ગુજરાતીમાં तीव्रता. बराबर, डिस्टेंस એટલે તો ખબર છે અંતર આપણે. ओके चलो, फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो फिफ्थ पॉइंट में ऐसा लिखा है, पैरेलल लिखा है और इक्वी डिस्टेंस लिखा है. अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, यूनिफॉर्म એટલે ગુજરાતીમાં એને એવું કહીશું આપણે કે એક જગ્યાએ સતત વિતરણ થયેલું છે ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ લાઇન્સનું. मतलब કે વ્યવસ્થિત તરીકે ગોઠવેલી ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ લાઇન એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છે. તો એ બધી ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને પેરેલલ એટલે કે સમાંતર હોય અને ઇક્વી ડિસ્ટન્સ એટલે એક સરખા અંતરે ગોઠવાયેલી હશે, એકબીજાથી એક સરખા અંતરે ગોઠવાયેલી હશે. ओके, तो यूनिफॉर्म जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो तो वो सभी एक दूसरे से पैरेलल रहती है और एक दूसरे के साथ इक्वी डिस्टेंस पे रहती है. ठीक है, चलो उसके बाद है इमेजिनरी ऐसा लिखा है तो ગુજરાતીમાં એને આપણે કાલ્પનિક કહી દઈશું. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કાલ્પનિક વિષય છે, એ લોકો વાસ્તવમાં હોતી નથી. ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ લાઇન્સ આર ઇમેજનરી, દે ડુ નોટ એક્ઝિસ્ટ इन रियल और रियलिटी. ओके चलो, सातवां हमारा पॉइंट लिखा है परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस. ओके चलो, यहाँ पे पैरेलल लिखा था लेकिन पैरेलल रहता है सिर्फ यूनिफॉर्म में और कंडक्टिंग सरफेस जब रहती है तो वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर रहती है. ओके, ગુજરાતીમાં એવું કહી દઉં કે જ્યારે વાહકની સપાટી પર હોય ત્યારે બે ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને પરપેન્ડિક્યુલર એટલે કે લંબ હોય છે. શું હોય છે? લંબ હોય છે. ઓકે ચલો, लास्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में डू नॉट फॉर्म क्लोज पाथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्लोज पाथ नहीं बनाती. ठीक है, ગુજરાતીમાં એવું કહીએ તો જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા હોય તે બંધ ગાળો રચતી નથી. બંધ એટલે કે જ્યાંથી ચાલુ થાય ત્યાં પૂરું થાય એવું નથી હોતું. ક્લિયર?
તો એ 8 અમારી કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, 8 લાક્ષણિકતાઓ લખવાની છે. ક્વેશ્ચન 3 માર્ક, 4 માર્ક કે 7 માર્કની અંદર બી પૂછાઈ શકે છે. તો મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, આપણે તૈયાર કરવાનો છે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત ક્ષેત્રની तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके चलो डिफरेंशिएट करके समझाता हूँ आपको. यहाँ पे फील्ड लिखता हूँ. फील्ड એટલે ગુજરાતીમાં આપણે ક્ષેત્ર લખીએ અને यहाँ पे लिखता हूँ मैं फील्ड इंटेंसिटी. फील्ड इंटेंसिटी ओके એટલે લખીએ ને ક્ષેત્ર तीव्रता. अब ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं गुजराती, हिंदी, इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ. क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ, और गुजराती में तो काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं तो उसको गुजराती में समझ में आता है. तो दो अलग अलग वीडियो नहीं बनाता, मैं एक ही वीडियो में ट्राई करता हूँ कि आप सबको समझ में आ जाए. वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्योर नहीं होगा, बोर नहीं होना है आपको, लास्ट तक देखना है क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके चलो फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं. अब ये जो फील्ड है वो फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैंने पहले समझा दिया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, कि जैसे मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उसी तरह से कोई चार्ज हम यहाँ पे रख दे. मान लो यहाँ पे एक प्लस चार्ज है. अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, तो उसके बाजू में अगर प्लस चार्ज आता है तो वो रिपल्सन होता है, आपको पता है वो. और अगर यहाँ पे माइनस चार्ज कोई आता है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. अब वो अट्रैक्शन और रिपल्सन वो क्या है, तो कि वो फोर्स है. तो कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जाती है. अब मान लो कि ये चार्ज नजदीक है तो वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, थोड़ा दूर ले जाए तो यहाँ पे चार्ज थोड़ा कम लगेगा, यानी कि फोर्स जो है वो कम लगेगा. और हम काफी दूर ले जाए अगर तो वहां पे कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि उसकी फील्ड के बाहर निकल गया. ठीक है, चलो गुजराती भी समझाई दो. कोई धन विद्युत भार આપણે મૂકેલો હોય, એની બાજુમાં એક ધન વિદ્યુત ભાર આવે તો અપાકર્ષણ થાય અને ઋણ વિદ્યુત ભાર આવે તો આકર્ષણ થાય. એવું આપણે શીખીએ, પ્લસ પ્લસમાં અપાકર્ષણ, પ્લસ માઇનસમાં આકર્ષણ થાય. તો એ આકર્ષણ અપાકર્ષણ શું છે, તો કે એ બળ છે. ફોર્સ લખ્યો એટલે શું છે, બળ છે. હવે એ બળ કેવું કે નજીક હોય તો વધારે લાગે, દૂર હોય તો ઓછું લાગે, અને બહુ દૂર જતા રહે તો લાગે જ ના, કારણ કે એ જે છે ફિલ્ડ એટલે એના ક્ષેત્રની બહાર જતું રહ્યું. તો એ જે મેં તમને સમજાવ્યું એ આપણી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ થઈ ગઈ. હવે ફિલ્ડ ઇન્ટેન્સિટી શું છે, તો ફિલ્ડ ઇન્ટેન્સિટીની એક ફોર્મ્યુલા છે, એના પરથી સમજાવું. E ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ અપોન ક્યુ, આ એની ફોર્મ્યુલા છે. હવે E ને F બંને વેક્ટર છે એટલે બંને પર આપણે એરો દોરી દઈએ. ઓકે ચલો F અપોન ક્યુ છે. આ F અપોન ક્યુ એટલે શું છે, તો કે ક્યુ નીચે ચાર્જ છે, અહીંયા ક્યુ શું છે, અહીંયા ચાર્જ છે, અને F જે છે એટલે ફોર્સ છે. આનો યુનિટ બી ડિરાઈવ થઈ જાય, ઉપર ફોર્સ એટલે ન્યૂટન, નીચે ચાર્જ છે એટલે કુલમ. તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન્ટેન્સિટીનો યુનિટ એસઆઈ યુનિટ ન્યૂટન પર કુલમ થઈ ગયો. એની ફોર્મ્યુલા E ઇઝ ઇક્વલ ટુ F બાય ક્યુ છે. એના પરથી જ આપણે એની ડેફિનેશન બનાવી દઈએ કે એકમ વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ એટલે એને એની ક્ષેત્ર તીવ્રતા કહેવાય. बराबर. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इसी तरह से हम फील्ड इंटेंसिटी समझ सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो भी देख लिया. चलो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस. कैपेसिटर एंड तेनु कैपेसिटेंस 3 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन. सबसे पहले कैपेसिटर आप सबको पता होता है क्या होता है, जैसे हमारे फैन में लगता है. तो जो कैपेसिटर है उसका काम है एनर्जी स्टोर करना. क्या करना, एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस. गुजराती में कहिए तो ए ऊर्जानो संग्रह करे. तो ऊर्जानो संग्रह करतुं जे साधन छे ए आपणुं कैपेसिटर थई गयुं. હવે એનું કેપેસિટન્સની વાત કરું તો એની ફોર્મ્યુલા છે C इज इक्वल टू Q बाई V. C इज इक्वल टू Q बाई V, यानी ये कैपेसिटर हो गया, ये हो गया हमारा चार्ज यानी कि विद्युत भार, और ये हो गया हमारा वोल्टेज. ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज को 1 बना दे यानी कि 1 वोल्ट बना दे तो जो चार्ज रहता है वही हमारा कैपेसिटेंस हो जाता है. आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है, उसके ऊपर से हम डिफाइन करते हैं उसे. ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. गुजराती में એવું કહી દઉં તો એકમ વોલ્ટેજ પર લાગતું ચાર્જ અથવા તો વિદ્યુત ભાર એને શું કહેવાય, કેપેસિટન્સ કહેવાય.
કેપેસિટન્સનો એસઆઈ એકમ યાદ રાખવાનો છે ફેરાડે, એફ થી દર્શાવાય એને ગુજરાતીમાં લખાય ફેરાડે, इंग्लिश में लखीशू આપણે FARADE फैराडे। ठीक है, तो कैपेसिटर का ऐसा यूनिट हो गया फैराडे हो गया, उसकी डेफिनेशन भी फॉर्मूला भी हमने लिख दी और कैपेसिटर क्या करता है वो भी हमने देख लिया। 3 मार्क में लिखना है। क्वेश्चन कैसे लिखना है वो तो आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, जो लोग ना ज्वाइन हुए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके चलो, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है चलो, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों को मिला के 7 मार्क का एक क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम के अंदर। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है फिजिक्स का जिसके अंदर इन दोनों में से एक क्वेश्चन ना दिया गया हो। ठीक है, ओके चलो, पहले कैपेसिटर की बात करते थे, वहां पे उसका सिंबल भी बता दूं। कैपेसिटर ऐसे सर्किट में दिखाया जाता है। ठीक है, दो ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और ये फिक्स्ड कैपेसिटर है और वेरिएबल हो तो इस तरह से बताया जाता है। वेरिएबल जैसे हम फैन की स्पीड बदल सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे कैपेसिटर की भी अगर हमें वैल्यू बदलनी हो तो ये वेरिएबल से हो सकता है, और अगर फिक्स हो गया तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये कैपेसिटर्स का सिंबल है। अब अगर कैपेसिटर सीरीज में हो यानी कि श्रेणी में हो तो उसकी फिगर कुछ इस तरह से होगी। देखो जरा, यहाँ पे मैं 3 कैपेसिटर लेता हूँ, उन तीनों को सीरीज में लगा दिया, यहाँ पे हमारा वोल्टेज है। ठीक है, ये प्लस माइनस, ये हमारा वोल्टेज हो गया, सॉरी, और मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं 3 कैपेसिटर C1, C2 और C3, और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है I करके। ठीक है चलो, अब हम फॉर्मूला डिराइव करनी है। हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला निकालना है कि अगर 3 कैपेसिटर या 3 से ज्यादा सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो उनका अफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है। गुजरातीમાં કહું કે જ્યારે 3 અથવા 3 થી વધારે ગમે તેટલા કેપેસિટરને શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે તો એમનું સમતુલ્ય એટલે કે ટોટલ કેપેસિટર કેટલું આવશે એ આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરવાનું। एक फॉर्मूला ही लगानी है, सिर्फ हमें याद है कि C = Q/V, ये वाली फॉर्मूला हमें लगानी है। अब देखो क्या है, ये जो तीनों कैपेसिटर हमने लगाए वो एक ही लाइन में हमने जोड़ दिए। ठीक है, एक ही लाइन में हमने जोड़ दिए हैं, यानी क्या होगा कि इन तीनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। ठीक है, दो मतलब एक ही वायर के बीच में तीनों लगाए तो तीनों में वोल्टेज सेम हो जाएगा। अब फॉर्मूला में देखो हमारे पास 3 टर्म है, एक है चार्ज, एक है वोल्टेज और एक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो हमें फाइंड करना है और मैंने बोला कि वोल्टेज तो तीनों में सेम रहेगा, तो क्या यहाँ पे डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा हमारा चार्ज। तो चार्ज कैसे डिवाइड होगा, तो कि तीनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q = Q1 + Q2 + Q3। अब यहां से हम Q की फॉर्मूला निकाले, Q की फॉर्मूला निकाले तो Q = क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। Q = CV, एक मिनट माय मिस्टेक, कि वोल्टेज एक ही है और 3 कैपेसिटर है तो वोल्टेज डिवाइड होगा। देखो जरा गलती हो गई, एक ही वायर में 3 मिल गए ना कैपेसिटर, तो क्या होगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज। तो V = हमें लिखना है V1 + V2 + V3। अब यहाँ पे V की फॉर्मूला निकाले तो क्या हो जाएगी, तो V ऊपर जाएगा, C नीचे, यानी Q/C हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q/C, यहाँ पे हमें लिखना है Q/C1 क्योंकि पहला लिखा है, यहाँ पे Q/C2 और यहाँ पे Q/C3। सभी जगह से Q को अगर निकाल दे तो फॉर्मूला हो जाएगी इस तरह से, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला कि जब कैपेसिटर को हम सीरीज में लगाते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस है वो एडिशन होता है इसका, तो हर एक का रेसिप्रोकल उनका। ठीक है, गुजराती में फरी एक बार समझाई दઉં કે બે છેડાઓ વચ્ચે 3 કેપેસિટર લગાયા એટલે વોલ્ટેજનો ભાગ પડી જાય અને વોલ્ટેજનો અહીંયાથી સૂત્ર બનાવો તો Q/C થાય, એટલે વોલ્ટેજની જગ્યાએ Q/C, V1 એટલે પહેલા કેપેસિટર માટે તો Q/C1, Q/C2 અને Q/C3 બધી જગ્યાએથી Q ઉડાઈ દઈએ તો 1/C = 1/C1, 1/C2 + 1/C3 થઈ ગયું। એનો મતલબ કે ટોટલ જે કેપેસિટન્સ છે એનો વ્યસ્ત એ દરેક કેપેસિટન્સના વ્યસ્તના સરવાળા જેટલો આવે। चलो आ थई गयुं श्रेणी जोड़ाण। हवे समांतरनी बात कर लईए जरा। पेरेलल कॉम्बिनेशन नी अंदर शुं थशे, तो पेरेलल कॉम्बिनेशन नी अंदर जोई लईए। चालो आ 3 ने आपणे लगाई दीधा અને આ थपी प्लस माइनस थई गयो आपणो वोल्टेज। आ C1 છે, C2 છે, C3 છે। હવે देखो અહીંયા કેવું થયું કે બધાના છેડા અલગ અલગ છે, તો છેડા છેડા અલગ એટલે શું થયું, વોલ્ટેજ બધામાં સેમ જશે પણ ભાગ કોના પડી જશે, અહીંયા
ચાર્જના ભાગ પડી હશે, ચાર્જ થઈ જશે Q1 પ્લસ Q2 પ્લસ Q3, તો Qની ફોર્મ્યુલા થઈ જાય છે CV, આગળ બનાવી દઈએ આપણે, આની જગ્યાએ C1V, સોરી CV1 લખાઈ ગયું, અહીંયા લખવાનું આપણે C1V, અહીંયા લખવાનું C2V અને અહીંયા લખવાનું C3V, બધી જગ્યાએથી V ઉડાવી દઈએ તો ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1 પ્લસ C2 પ્લસ C3. એટલે શું કે જ્યારે સમાંતરમાં જોડવામાં આવે તો कुल कैपेसिटेंस એ દરેક કેપેસિટરના સરવાળા જેટલો આવે. ओके चलो हिंदी में भी समझ लेते हैं क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्योंकि यहाँ पे सभी कैपेसिटर है वो अलग टर्मिनल में ज्वाइन किया हमने, तो वोल्टेज तो सभी में सेम रह गया, लेकिन चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ. तो चार्ज की फॉर्मूला हमने अभी निकाली थी कि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो ठीक है Q की जगह CV लिख दिया, Q1 माटे C1V और Q2 के लिए C2V, Q3 के लिए C3V लगा दिया, सभी जगह से हमने V निकाल दिया, तो C की फॉर्मूला हो गई C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है या टोटल कैपेसिटेंस है वो सभी कैपेसिटेंस का एडिशन है. ठीक है, यहाँ पे भी एडिशन था लेकिन वो रेसिप्रोकल का था और यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है. और कुछ बार ऐसा भी होता है कि इन दोनों का डिफरेंस पूछाता है एग्जाम ने अंदर. ગુજરાતીમાં કહીએ તો અહીંયા આ જે બંને વસ્તુ આપણે શીખ્યા, શ્રેણી જોડાણ ને સમાંતર જોડાણ, એનો તફાવત भी પૂછાય છે કોઈ વાર. तो याद कैसे रखना है आपको कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, यहाँ पे चार्ज डिवाइड होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज सेम रहता है, यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है. ठीक है, फिर ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 था, और पैरेलल के अंदर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 था. तो ये जो हमारे थे ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है. हाँ, तो ये जो हमने क्वेश्चन देख लिए ये काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर से एक बार रिवाइज कर ले. तो पहले हमने कूलम का लॉ देखा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी कैसा अलग रहता है वो देख लिया. उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं एक बार. हाँ ओके चलो फोर्थ क्वेश्चन और 1 2 3 4 5 6, हाँ कैपेसिटर और कैपेसिटेंस देख लिया. उसके बाद उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब ये जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें से एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए तो मैं हर तरह की मतलब जैसे अलग वीडियो बनाऊंगा, पहले भी जैसे बनाया था फर्स्ट सेम के अंदर. तो अभी सिर्फ आपको थियरी तैयार करना है. एग्जाम्पल के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊं तो उसके टेंशन लेना नहीं है. काफी इजी एग्जाम्पल है, आप सबको समझ में आ जाएंगे. कैल्सी कैसे चलाना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा. कैल्सी के लिए काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है तो उसका भी एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, या तो फिर हम लाइव सेशन देंगे कि जिसमें आपको कैल्सी समझ में आ रहा है कि नहीं वो सब कुछ हम लाइव देख सकते हैं. ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के आईएमपी क्वेश्चन. सभी क्वेश्चन तैयार करना क्योंकि जीटीयू एग्जाम में तो आएगी ही आएगी, आपकी मिड एग्जाम होगी उसमें भी यही क्वेश्चन आने वाले. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 और इसके सम भी देख लेंगे. तब तक आपका ध्यान रखना, मेरे साथ जुड़े रहना. जय हिंद, जय भारत.